सभी को नमस्कार। आज हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और वो टॉपिक है मैरिज। मैरिज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, मैरिज कब होगी, मैरिज में प्रॉब्लम, मैरिज किस दिशा में होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैरिज से रिलेटेड। खासकर आज हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि मैरिज में प्रॉब्लम किस वजह से आती है। बाकी मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है, हम इस पे बात करेंगे, इस पे फोकस करेंगे और उसी से एक रास्ता निकलेगा कि भाई इस इंसान की मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो डिले होगी या डिले होगी तो क्या रीजन है। इससे बहुत सारी चीजें यहीं से निकल के हमारे सामने आएंगी। तो आज हम मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने को 4-5 चीजें याद रखनी है। वो एक स्कीम में आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं हम। ये जो स्कीम है ये लगभग हर चीज के लिए लागू है, बस उसका डाटा बदल जाता है। जैसे मैरिज के लिए कौन बताएगा कौन सा हाउस जो है वो जिम्मेवार है? सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस, जिस स्पाउस का घर, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस चेक किए बगैर हम किसी भी कुंडली में मैरिज से रिलेटेड बातें कर ही नहीं सकते। सेवंथ हाउस के अलावा और कौन कौन से आपको लगता है कि हाउसेस हैं जो हमारी शादी के लिए या मैरिज लाइफ के लिए जरूरी है? सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस लग्न जिसको बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। सेकंड हाउस फैमिली हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गई। यस, सेकंड हाउस जॉइंट फैमिली हो गया। हाँ जी हाँ जी। एट्थ हाउस भी होना चाहिए। एट्थ हाउस क्योंकि आप जैसे मतलब शादी विवाह जैसे स्पाउस का हो गया, और जो स्पाउस की फैमिली है अगर वो भी उसी ससुराल से ससुराल ससुराल, जो सेकंड हाउस, सप्तम से सेकंड, सप्तम से सेकंड, ठीक है। और नवम भी होना चाहिए, भाग्य में है नवम भी। यस, ठीक है। इसमें से आप लव अफेयर का हाउस क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ जी, फिफ्थ हाउस। है ना, इसको हाँ हम जी हाँ जी, बोल नहीं फिफ्थ सकते। हाउस। ठीक है। एट्थ हाउस जॉइंट, ये ससुराल, इन लॉज। और नाइन्थ हाउस लक यानी कि भाग्य। और ट्वेल्थ हाउस बेड टाइम प्लेजर। हाँ जी। ये हाउसेस जरूर चेक करेंगे हम। ये दीज आर द हाउसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड मैरिज। वैसे तो पूरी कुंडली इन्वॉल्व होती है। कभी कभी अगर रोजगार चला जाए तो भी प्रॉब्लम, पैसा ना हो तो भी प्रॉब्लम, शरीर में अगर प्रॉब्लम जैसे बीमारी हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। रिस्पॉन्सिबल तो पूरी कुंडली है, बट मुख्यतः हम इन हाउसेस को जरूर चेक करेंगे कि किस तरीके से ये हाउसेस की एक स्कीम लिख लो। ये हमारी मैरिज के लिए हम जरूर चेक करेंगे। इन हाउसेस के अलावा अपने को सिग्निफिकेटर देखना है। सिग्निफिकेटर ऑफ सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस के सिग्निफिकेटर आप में से कौन बताएगा? हाँ जी, एक तो वीनस सिग्निफिकेटर रहेगा। गुरु भी होना चाहिए लड़की के लिए। वीनस फॉर हाँ मेल। जी, लड़के के लिए वीनस मस्त है। और वीनस फॉर लड़की मेल, के लिए वेरी गुड। गुरु। और जुपिटर, हाँ जी। जुपिटर फॉर फीमेल। ओके। तो जो सिग्निफिकेटर, दूसरी जो चीज देखनी है अपने को, सिग्निफिकेटर देखना है।
थर्ड जो चीज देखनी है वो देखना है प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट। 7th हाउस में कौन कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, बल्कि उससे पहले एक और लिख लो, प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड की सिचुएशन जरूर देखनी है अपने को कि 7th लॉर्ड किस तरह की सिचुएशन में है। सेवंथ लॉर्ड, और इसके अलावा प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट इन 7th हाउस, इन 7th हाउस। और लास्ट अपने को देखना है वो है पीएसी रिलेशन ऑफ 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड के पीएसी रिलेशन और 7th हाउसेस के। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आप देखोगे कि मैक्सिमम कुंडलियों में इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम कुंडलियों में, मैं नहीं कह रहा सभी में, पर मैक्सिमम में। अब इसके बारे में यहां तक सबको समझ में आ गया। हाँ जी। अब हम एक कुंडली डिस्कस करते हैं। कुंडली सबकी स्क्रीन पे है। हाँ जी। ये कुंडली है 28 अगस्त 1985, 10:35 ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब ये मैंने कुंडली के बारे में ये बोला था कि कोई भी कुंडली हम देखेंगे, पंचांग, पंचांग और उससे रिलेटेड दूसरी चीजें जरूर देखनी है। ये अपने को बेसिक में हम सीख चुके हैं कि ये पूरा पंचांग पढ़ना है, बाकी ये प्लैनेट्स की डिग्री और प्लैनेट्स की दूसरी जो उच्च का है, नीच का है, क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। अब ये जो कुंडली हमारे सामने है, ये वेरी बैड मैरिज एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। सी इज फीमेल और डिवोर्स, अबाउट टू डिवोर्स केस चल रहा है डिवोर्स के लिए, और ये घरेलू हिंसा का भी शिकार हुई है। और ये बहुत पढ़ी लिखी इंसान है, सी इज डॉक्टर। किस तरह से प्लेनेट अपना रोल प्ले करते हैं, और जो इनके स्पाउस थे वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड, गेजेटेड पोस्ट पे हैं। तब ये हालत हुई। जब हमने कुंडली देखी तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल, मैंने जितने भी आप लोगों को ये बताए हैं, स्कीम दी है, वो सारी चीजें हम इस पे लागू करके देखते हैं कि इसमें से कितनी चीजें हमारी एग्जैक्टली इस कुंडली पे सटीक बैठती हैं, और ना केवल इस कुंडली पे, मैक्सिमम कुंडलियों पे। अब इस कुंडली में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लैनेट्स ने, प्लेसमेंट्स ने, टाइम पीरियड ने, 7th लॉर्ड ने, 7th हाउस ने इनकी लाइफ में रोल प्ले किया है। स्टार्टिंग से देखते हैं, कुंडली को जरा एनालाइज करते हैं। लग्न में सैटर्न उच्च के बैठे हैं केतु के साथ। 2nd हाउस खाली है, 3rd खाली है, 4th में जुपिटर बैठा है और नीच के बैठे हैं मून के साथ। हाँ जी। 5th खाली है, 6th खाली है, 7th में राहु है, 8th खाली है, 9th खाली है, और 10th में नीच के मंगल है, जो कि कंबस्ट है। कंबस्टेड भी हैं, 7th लॉर्ड भी हैं। हाँ जी। उनके साथ वीनस और मरकरी का रिलेशन है, वो उनके साथ ज्वाइंट होके बैठे हुए हैं। 11th हाउस में सैटर्न है। इस कुंडली को कोई भी देखते पहले ही की बात कहेगा कि यार थोड़ा सा मुश्किल है,
क्यों मुश्किल है? अब जो हमने एक स्कीम दी थी वो सारी स्कीम लगाओ। सबसे पहले हमने लिखा था 7th हाउस। क्या लिखा था? 7th हाउस। अब ये 7th हाउस को देखो कि 7th हाउस की सिचुएशन क्या है। राहु बैठा। 7th हाउस में प्लेनेट राहु बैठा है। जो मेलिफिक, नेचुरली मेलिफिक प्लेनेट हैं वो कौन कौन से हैं? राहु केतु मार्स सैटर्न। राहु केतु मार्स सैटर्न। तो मैंने बोला था प्लेनेट की प्लेसमेंट, प्लेनेट्स की प्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मैरिज लाइफ के लिए। 7th हाउस में एक यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया हमें कि इनकी मैरिज लाइफ खराब रहने वाली है। सेकंड, 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड कौन है? मंगल। मार्स। और मंगल क्या है? नीच का। कंबस्ट है और नीच है। कंबस्ट भी और नीच अवस्था में भी है। 7th हाउस के सिग्निफिकेटर, ये फीमेल है तो कौन सा सिग्निफिकेटर हो गया? जुपिटर। 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 जुपिटर की क्या सिचुएशन है? जुपिटर भी नीच है, बस नीच है और रेट्रो है। नीच है और नीच होके रेट्रो भी है। और रेट्रो ऊपर भी से है। 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट भी कर रहा है। 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट भी कर रहा है। लेकिन आपने नीच भंग राजयोग सुना था? हाँ जी, हाँ जी। उसमें लिखा था कि जिस, उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक पॉइंट ये था, जिस राशि में कोई ग्रह नीच होता है उस राशि का स्वामी अगर उच्च हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। हाँ जी, पढ़ा था ना? हाँ जी। तो जुपिटर यहां से दो तरीके से नीच भंग कर रहा है। एक तो रेट्रोगेटेड हो गया, दूसरा जिस राशि में बैठा है यानी कि 10th राशि में बैठा है उसका लॉर्ड सैटर्न यहीं पे उसका हो गया है। उसका हो गया, हाँ जी। तो एक ये अपने पास बात बन गई। भैया जी एक और तरीके से नीच भंग हो रहा है, दो नीच के प्लैनेट एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने बैठ के। जी, तो जुपिटर जो कि सिग्निफिकेटर है इस कुंडली के लिए वो नीच तो हो गया, बट उसका नीच भंग कैंसिल हो गया। अब और देखो, ये दो चीजें होगी, सिग्निफिकेटर चेक किया, तीन चीजें बल्कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड, सिग्निफिकेटर, 7th हाउस में बैठे प्लेनेट और पीएसी रिलेशन, यानी कि उस जो 7th लॉर्ड के साथ जिस इसका पीएसी रिलेशन है और 7th हाउस पर कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो 7th हाउस का एस्पेक्टिंग, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है शनि महाराज, और शनि महाराज नेचुरली मैलिफिक प्लेनेट है। बट इस कुंडली में शनि महाराज, क्योंकि ये उच्च के भी हैं और कारक भाव के स्वामी भी हैं, 2 और 7 नंबर में, 2 और 7 नंबर लग्न में, जब भी किसी कुंडली का 2 नंबर लग्न या 7 नंबर लग्न होता है, यानी कि शुक्र के लग्न होते हैं, शुक्र प्लेनेट के लग्न होते हैं, तो उसमें योग कारक कौन होता है? शनि। और शनि महाराज के जब लगन होते हैं किसी कुंडली में तो उसका योग कारक वीनस, शुक्र हो जाता है, वीनस हो जाता है। ये याद दिला रहा हूँ बीच बीच में, बेसिक वाला जो। तो शनि महाराज योग कारक भी हैं, बट देखिए शनि महाराज दोनों चीजों पर, 7th हाउस पर भी और 7th लॉर्ड पर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर ये योग कारक नहीं होते और किसी खराब जो घर के स्वामी होते
जैसे 8th लॉर्ड होते या कोई और बात होती तो ये शादी भी नहीं होने देते। इनका गुरु और तो कोई प्लेनेट इस पे एस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, बस यही कर रहे हैं। केतु, केतु को छोड़ दो तो सैटर्न है और बस सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, बट 7th लॉर्ड के साथ देखो क्या क्या हो रहा है। वो खुद नीच अवस्था में बैठने के बाद उस पे मून एस्पेक्ट कर रहा है, वीनस, वीनस लग्नेश है बट 8th लॉर्ड भी है, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं जरूर खराब होगा। मरकरी भी उसके साथ बैठा हुआ है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये पूरी कुंडली देखो, पूरी कुंडली जो जो पॉइंट हमने लिखे थे उनमें वो सारे के सारे आप फॉर्मूले देखो, इसमें लगभग लगभग कंप्लीट मिले हैं। 7th हाउस खराब, 7th लॉर्ड खराब, 7th हाउस में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है वो खराब, 7th हाउस पे एस्पेक्ट हो रहा है वो खराब, 7th सिग्निफिकेटर है वो खराब। देखने में ये लग रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ी सी अलग तरीके से देखो। जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे बेसिक में, जैसे सिग्निफिकेटर खराब हो गया बट कुंडली खुद ही उसको करेक्ट भी कर रही है, यानी कि उसका नीच भंग भी हो गया। शनि की दृष्टि आ गई, जब भी 7th हाउस पे शनि की दृष्टि आएगी, ये मान लो शादी खराब है जब भी, लेकिन इस कुंडली में शनि इतना खराब नहीं करेगा क्योंकि हाँ जी, उच्च का भी है और योग कारक भी है। उच्च का तो मान लो ये 8th लॉर्ड उच्च का होके लगन में बैठ जाए, फिर क्या करेंगे? वो तो दुश्मन ताकतवर हो गया, हाँ, दोस्त ताकतवर है। ठीक है जी। तो शनि इस कुंडली के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी शनि शादीशुदा जिंदगी के लिए कभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा करने वाला है। इस कुंडली में इतना खराब नहीं करेगा शनि का एस्पेक्ट। और अब सुनो इसमें क्या क्या होता है। अभी इसकी 7th नवमांश कुंडली और चेक करते हैं। नवमांश कुंडली में 7th हाउस में सन बैठा हुआ है, जो कि मून का वहां साइन है, मून की राशि है। मून इस कुंडली में जुपिटर के साथ 5th हाउस में बैठे हैं। हाँ जी, गजकेसरी योग। राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस 8th हाउस। अब इस पूरी कुंडली में देखो, जो D1 का 7th लॉर्ड है मार्स, वहां नीच का हो गया D1 में, और यहाँ पे राहु केतु की एक्सेस में आ गया, हाँ जी, और शनि से एस्पेक्टेड भी हो गया। शनि 10वीं दृष्टि से देख रहा है उसको। हाँ जी, हाँ जी। 7th हाउस में सन का बैठना, अब ध्यान देना, चाहे D1 में चाहे D9 में, सूर्य जब 10वीं में 7th हाउस में बैठता तो मैरिज लाइफ खराब। चंद्रमा अगर शुभ चंद्रमा है तो मैरिज लाइफ ठीक, अदरवाइज अशुभ चंद्रमा है या मेलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि के साथ चंद्रमा है या उनकी युति के साथ चंद्रमा है, मेलिफिक प्लैनेट्स की, तो भी मैरिज लाइफ खराब। तो यहाँ पे सन, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। सूर्य जब भी 7th हाउस में बैठेगा मैरिज लाइफ खराब करेगा। चाहे D9 में भी सन बैठ जाए तो भी खराब करेगा, खराब करेगा या D1 में खराब करेगा। D1 में तो है ही है यहाँ हाँ पे, जी,
अब इसका देखो, सैटर्न देख चुके हम, 8वीं 11वीं, सॉरी 8वीं 12वीं और तीसरे, तीनों भावों पे अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। तीसरी दृष्टि 8वें घर पे, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे और 10वीं दृष्टि मंगल पर, यानी कि तीसरे घर में डाले। और मंगल, क्योंकि मंगल भी नेचुरली मैलेफिक प्लेनेट है, उसकी दृष्टि भी जरूर काउंट करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि शनि महाराज पर है। 7वीं दृष्टि भाग्य पर है, जो कि राहु भी है वहां पर। और 8वीं दृष्टि काम धंधे के घर पर है। जुपिटर 5th हाउस में बैठ के 9th 11th एंड लगन, इन तीनों को एस्पेक्ट कर रहा है। 9th हाउस को, ये देखो 9th हाउस को, 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को और 9वीं दृष्टि से लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल देखते हैं इनकी कुंडली का। D1 ने, तो जुपिटर की दृष्टि तो ठीक होगी ना मैम? जुपिटर की दृष्टि ठीक है, हाँ जी, लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स। जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस पर नहीं है। हाँ, अब यही, चलो मैं वही बता रहा ना, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मैरिज की प्रॉब्लम। हाँ जी, 7th लॉर्ड, हाँ जी, इन पे दृष्टि नहीं है, हाँ जी, जबकि सैटर्न की है वहां 7th लॉर्ड पे, हाँ जी, है ना? ठीक है। अब D1 का 7th हाउस भी खराब और D9 का 7th हाउस खराब। D1 का 7th लॉर्ड खराब, नीच का। D9 का भी 7th लॉर्ड राहु केतु की एक्सेस, टू एक्सिस में। D1 में सिग्निफिकेटर खराब होके ठीक हो गया, D9 में अच्छी अवस्था में है, बस वो शुक्र की राशि में बैठा है, दुश्मन की राशि में बैठा है। और ये फॉर्मूला लिख लो, जब भी D9 में कोई अच्छा प्लेनेट एनिमी साइन यानी कि दुश्मन की राशि में बैठेगा तो वो संघर्ष बढ़ा देता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थोड़े से फाइट करने के बाद आते हैं। सॉल्यूशन या कहोगे उसका जो आनंद है जीवन का, वो खराब कर देता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेटर एनिमी साइन में बैठ गया। पूरी कुंडली को देख के ये मैं आपको बता रहा हूं कि इनके साथ क्या हुआ। मैरिज हुई, खुद पढ़े लिखे से मैरिज हुई, मैरिज के कई साल तक चली, एक बच्चा भी हुआ, बेटी हुई। बट वो साल उनकी लाइफ के ट्रॉमेटिक ईयर्स रहे, बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा इन्होंने। अपनी डिग्निटी क्या, डोमेस्टिक वायलेंस क्या, उन्होंने अपना काम धंधा क्या छूट गया, सब कुछ उन्होंने लाइफ में खराब झेला। और अब वो डिवोर्स के कगार पर, ऑलमोस्ट ये मान लो डिवोर्स तो है, कई साल से सेपरेट भी रह रहे हैं। उसके पीछे रीजन आपको समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? अभी जुपिटर की उनकी महादशा है और सैटर्न निकला है जुपिटर से, मरकरी आया हुआ है। इस कुंडली में जुपिटर 3 और 6 भाव का स्वामी है, 3rd एंड 6th लॉर्ड है। तो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड अच्छे होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ जी। और जो अंतर्दशा किसकी है?
मरकरी, मरकरी इनके 9th लॉर्ड है, यानी कि भाग्य के स्वामी है, और काम धंधे के घर में बैठे हैं। 12th हाउस के 12th हाउस के लॉर्ड है। इट मींस जो अंतर्दशा है वो इनके फेवर की है, अंतर्दशा इनके फेवर की है, महादशा खराब प्लेनेट की है। तो इनको रिजल्ट कैसे आएंगे? जो खराब हो रखा था वो धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ निकलता चला जाएगा, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ निकलता जाएगा। लेकिन इन्होंने इससे पहले सैटर्न में क्या क्या भुगता, मैंने बताया ना, मैरिज लाइफ के लिए सैटर्न, और खासकर लगन में बैठा हुआ सैटर्न बहुत अच्छा नहीं होता। सारी इनके सेपरेशन, और सेपरेशन के बाद जो भी कोर्ट केस एंड ऑल, जितने भी ट्रॉमा हो, सब इस वक्त वो झेल रहे हैं, बट वो ऑलमोस्ट लास्ट फेजेस में है सेपरेशन के। ये एक कुंडली है जिसमें मैंने आज जो आपको स्कीम दी, क्योंकि दशा अंतरदशा तो हमने किसी की भी नहीं की, वो उन पे डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, बट कुंडली पढ़ना हमें आना चाहिए पहले कि कौन कौन से हाउसेस हैं, कौन सिग्निफिकेटर है, कौन से लॉर्ड हैं, पीएसी रिलेशन, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। और इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर 7th हाउस में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और उस पर कोई अच्छा ग्रह एस्पेक्ट नहीं कर रहा, लाइक जुपिटर या कोई दूसरा किसी कुंडली में वीनस अच्छा है और वो एस्पेक्ट कर रहा है, तभी वो मान लो कि लाइफ चलेगी, मैरिड लाइफ। अदरवाइज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। कोई भी मेलिफिक प्लेनेट बैठा, चाहे वो सन है, मार्स है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, प्रॉब्लम करेगा करेगा। बस एक कंडीशन है बचने के लिए कि उस पे कोई अच्छा ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस पे कंट्रोल हो जाता है। अब हम सेकंड एक कुंडली लेते हैं। ये कुंडली 1 अप्रैल 1987 शाम को 5:32, और ये प्लेस ऑफ फरीदाबाद। ये एक मेल की कुंडली है, लगन में केतु। मैंने कुछ हाउसेस बताए थे, 1st हाउस, सूर्य बैठा है, 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। लगन में केतु मेलेफिक प्लेनेट। लगन में जब भी केतु होता है ना, कई बार ज्यादातर लोगों की बुद्धि अलग प्रकार की कर देता है। यहाँ सर पे बैठता है केतु, इसके बाद 2nd हाउस, 3rd हाउस, 3rd हाउस में सैटर्न है, और सैटर्न की दृष्टि देखो कहां कहां पर है, 5th हाउस पर, 9th हाउस पर, और 12th हाउस पर। 5th प्रेम का घर, 9th भाग्य का घर, 12th बेड टाइम प्लेजर का घर। ये सारे भाव खराब। 4th हाउस खाली इनका, 5th हाउस, 6th में वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं। 7th एक बार फिर से देखो, 7th हाउस, सर राहु सूर्य बैठा है, राहु लेकिन सूर्य और जुपिटर अपने घर में बैठा है। जुपिटर, कंबस्टेड है जुपिटर। जुपिटर अपने हाउस में है बट कंबस्टेड है, लेकिन ये सिग्निफिकेटर नहीं है क्योंकि ये मेल की कुंडली है। जब भी 7th हाउस में मेल की कुंडली में जुपिटर बैठेगा वो अच्छा नहीं करता, ज्यादातर टाइम खराब करता है। ऐसा कहा जाता है, मैंने देखा भी है कि 7th हाउस में अगर किसी के जुपिटर बैठा और वो ज्यादा पूजा पाठ करेगा
तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होने वाली है। साधु वादुओं की बातें नहीं सुननी चाहिए ऐसे इंसान को। मून इनका 9th हाउस में है, सॉरी 8th हाउस में है, और 8th हाउस का मून क्या देता है? डिप्रेशन एंड ऑल दूसरी प्रॉब्लम सारी दे देता है। मार्स इनका 9th हाउस में है, और 9th हाउस में मार्स चौथी दृष्टि से कहां पे एस्पेक्ट कर रहा है? 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है और मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो 12th हाउस तो गया बेचारे का। इसी तरह 3rd हाउस उस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है, और 4th हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब आते हैं D9 में। D9 में लग्न में मार्स बैठा हुआ है, 2nd हाउस में सैटर्न बैठा है, और सैटर्न देखो 10वीं दृष्टि से 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि राहु और सन दोनों एक 11वें घर में बैठे हैं, उसको एस्पेक्ट कर रहा है। पहली कुंडली में भी आपने देखा था कि D9 में शनि महाराज 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे थे। तो शनि महाराज की दृष्टि ध्यान रखना, और मार्स की दृष्टि, क्योंकि लगन का मंगल यहां भी 7वें घर को देख रहा है। शनि महाराज 7th लॉर्ड को देख रहे हैं, इनकी भी सेम सिचुएशन। 7th हाउस पे किसी अच्छे प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं है, ना D1 में है ना D9 में है। शादी हुई, डिवोर्स हो गया, अब सेकंड मैरिज है। आप जैसे सेकंड मैरिज है इनकी, तो प्लैनेट्स तो एज इट इज है, तो सेकंड मैरिज इनकी सक्सेस होगी। मैम आज हम बात कर रहे हैं कि मैरिज खराब कैसे होती है। हाँ जी, अभी वो तो तो हम देख लिया हमने। ठीक है, मैरिज खराब हाँ होने जी। का मैं सिर्फ अगर अभी ना इसमें बहुत सारे सूत्र डाल देता हूँ कि डिले मैरिज का सूत्र डाल दूंगा, और जो सेकंड मैरिज का, थर्ड मैरिज का, वे सूत्र डाल दो, सारा गड़बड़ हो जाएगा, घालमेल हो जाएगा। अभी केवल ये देखो कि कुंडली देख के कैसे एहसास हो कि यार इसकी मैरिज खराब होने वाली है, खराब मैरिज एक्सपीरियंस करेगा ये। D1 के 7th हाउस पे जाओ, तो D1 के 7th हाउस में 12th लॉर्ड बैठा हुआ है। 12th लॉर्ड बैठा हुआ है ना। हाँ जी। 4, 8, 12 तो वैसे ही खराब होते हैं, 4th लॉर्ड भी बैठा हुआ है। 4th लॉर्ड बैठा हुआ है ना। हाँ जी। तो बस ये देख लो थोड़ा सा। 8th लॉर्ड कुंडली का सबसे खराब प्लेनेट माना जाता है, वो भाग्य के स्थान पर बैठ गया। हाँ जी। और थोड़ा सा सर्वाष्टक जो हाँ जी। कुंडली है ये खुली हुई है, तो मैं इस पे भी दिखा देता हूं आपको। 7th हाउस में 22 मार्क्स हैं, 8th हाउस में 22 मार्क्स हैं, 9th हाउस में 21 मार्क्स है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ गई होंगी क्यों आ रही है, क्यों इनकी लाइफ में आई। अब एक इंडिपेंडेंट कुंडली देखते हैं जिनका खराब मैरिड एक्सपीरियंस रहा है, मैरिज लाइफ खराब रही है जी। हाँ जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं हाँ कि जी मान लो कि अगर ये वैसे ही किसी के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने की मेरी मैरिज होने वाली है इसके साथ, ये जो भी है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं,
जी तो क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम करवा सकते हैं उनको और ठीक हो सकती है उनकी मैरिड लाइफ? कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ वाकई में ही समाधान नहीं दे पाते। ठीक है जी। मतलब हाँ, जो कुछ का प्रॉब्लम्स कोई आनी समाधान है नहीं है वो मैम, तो कुछ आनी का ही वो है। उनको भुगतना ही है, लेकिन कुछ के समाधान हो जाते हैं। जैसे कि एक दो प्लेनेट का थोड़ा सा जैसे हम रेमेडी कर लें तो उनका हो जाएगा थोड़ा सा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, देखेंगे समय के साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम उपाय करने से कैसे कुछ ऐसी कुंडलियां भी लेके आएंगे जिनमें वाकई में खराब योग थे, इतने खराब तो नहीं लेकिन खराब योग थे, मैरिड एक्सपीरियंसेस खराब थे, तो हमने उपाय किए और मैरिज लाइफ चलने के लिए। समझ लिया। हमारे शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार से मैरिज होती है, तो 8 प्रकार में से वो अलग अलग हैं। खराब, कुछ जबरदस्ती करके, कुछ पैसे लेके, कुछ गंधर्व विवाह हैं, कुछ लिव इन टाइप है, तो वो सारे सिस्टम हैं। बट जिस मैरिज की हम बात कर रहे हैं उस मैरिज को शास्त्रों में जो एक शब्द दिया गया है वो शब्द दिया गया है ब्रह्म विवाह। तो हम ब्रह्म विवाह की बात करते हैं। ये ब्रह्म विवाह क्यों है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज हम सभी देवताओं को वहां बुलाते हैं और इसमें कोई भी किसी प्रकार की डील नहीं होती। हम एट प्रेजेंट जो शादियों का सिस्टम चला हुआ है, इस शादी में कोई भी डील नहीं होती, सब मर्जी से होता है। ऊपर भगवान सभी देवताओं को आह्वान किया जाता है और कुछ अच्छे पंडित, याद रखना, कुछ अच्छे पंडित फेरों के समय पे ये अलग से डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई कोई अगर यहाँ पे ड्रिंक किए हुए बैठा हुआ है, शराब पिए हुए, दारू पिए हुए बैठा है, नशे में है, वो कृपा उठ के यहाँ से चले जाएं फेरों के उस कैंपस में से। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं देवताओं का आह्वान कर रहा हूं, एक शुभ कार्य हो रहा है, एक ब्रह्म कार्य हो रहा है, और ब्रह्म कार्य में देवताओं की उपस्थिति जरूरी है। वहां पे अशुरी काम, जो भी असुरों के काम है, जैसे सुरा पीना यानी कि ड्रिंक करना, वो अलाउड नहीं है। कुछ अच्छे पंडित है ये करते हैं और ये करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मैरिज के जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैरिज का वो सिस्टम ब्रह्म विवाह यानी कि देवताओं द्वारा सैंक्शन किया गया, देवताओं द्वारा परमिट किया गया विवाह है। अदरवाइज जितने भी विवाह हैं सब में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, सब में कॉन्ट्रैक्ट, किसी में जबरदस्ती, किसी में कॉन्ट्रैक्ट, ये चलता है। इसीलिए ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है और विवाह की ये पद्धति सालों साल चली आ रही है। जी, किसी को और कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन ये था कि जैसे 7th हाउस में हम बात कर रहे थे कि अगर मेल की कुंडली है तो उसमें अगर प्लैनेट जुपिटर है, प्लेसमेंट है, और वाइस वर्सा हो जाए कि उसी कपल में ही फीमेल की कुंडली में 7th हाउस में शुक्र है, तो सिग्निफिकेटर तो एक्सचेंज हो गए, मतलब मेल और फीमेल के दोनों, और कपल है, तो प्रभाव क्या होगा? देखो, दोनों की इंडिपेंडेंट कुंडली चेक करनी है। याद रखो, फीमेल की 7th सिग्निफिकेटर जुपिटर ही है, मेल के सॉरी फीमेल के जुपिटर है, तो मेल का 7th सिग्निफिकेटर, 7th हाउस का सिग्निफिकेटर शुक्र ही है। अगर उन पर कोई खराब ग्रह एस्पेक्ट नहीं कर रहा तो ये दोनों ग्रह यहां बैठे खराब नहीं करते। जैसे मेल की कुंडली में अगर शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो शुक्र अपने आप नेचुरली मेलिफिक नहीं है, शुक्र अपने आप में खराब नहीं है, वो अच्छा है, अच्छे फल करेगा। बट उस पे अगर कोई खराब ग्रह की दृष्टि आ गई तो अब गड़बड़ हो जाएगी, वो चेक करना है। इसी तरह जुपिटर मेल की कुंडली में
अगर वो 7th में बैठ गया हम्म तो अपने आप में खराब नहीं है, हम्म लेकिन खराब अगर ग्रह की दृष्टि आ गई तो खराब कर देगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल 7th जुपिटर को कुछ उपाय जरूर करवाता हूं मैं। जैसे ही 7th जुपिटर किसी मेल की कुंडली में आता है 7th हाउस में, तो मैं कहता हूं कि एक तो ज्यादा पूजा पाठ मत कर, साधु लोगों को ज्यादा दान वान नहीं देना है, उनकी संगत में नहीं रहना है, और अपने पहने हुए कपड़े किसी को दान नहीं देने हैं। ये 7वें घर के जुपिटर के हैं किसी मेल की कुंडली में, करनी ठीक है। चाहिए ये, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है। 7th हाउस सेंसिटिव मैटर है। ठीक है। और ठीक है, हाँ जी, और बताओ। और फीमेल का अगर है 7th जुपिटर, 7th वीनस है, 7th में वीनस है, शुक्र है, तो उनको भी कोई इस तरह का कोई उपाय रेमेडी करनी चाहिए? देखो उसको इतना, क्योंकि एक तो 7th वैसे ही फीमेल जो सेंसिटिव होती है, शुक्र जुपिटर से भी पवित्र ग्रह है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है ये। वो बैठ गया, खराब करेगा नो डाउट, अगर खराब एस्पेक्ट हो तो। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। तो अगर साथ में जैसे सूर्य भी है वहीं पर 7th में ही, शुक्र भी है, सूर्य भी है, अब गड़बड़ होगी, फीमेल की कुंडली में अब गड़बड़ होगी। याद रखो, सूर्य और शुक्र अगर दोनों साथ हैं, कोई और तीसरा ग्रह इनके साथ नहीं है, खासकर मरकरी साथ नहीं है, मरकरी हो तो मरकरी हो तो फिर इनके प्रभाव इतने खराब नहीं होंगे। लेकिन केवल अगर दो ग्रह हैं, शुक्र और सूर्य, खतरनाक, डेंजरस हैं। ओके। संतान उत्पत्ति में दिक्कत कर देते हैं, संतान होगी तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होगा। ठीक है। और दोनों में से, पति पत्नी में से एक बीमार होने के ज्यादा चांस है, खासकर पत्नी के, क्योंकि शुक्र है आग, सॉरी सूर्य है आग, शुक्र है फूल। फूल जैसे ही आग के पास जाएगा फूल मुरझा जाएगा। ओके। ठीक है, हाँ जी। इसलिए चांसेस है मुरझाना मतलब बीमार रहना। ठीक, थैंक यू। ये मैरिड लाइफ के लिए खराब कॉम्बिनेशन है। भैया जी जी, थैंक यू। अगर 7वें घर में 11 नंबर राशि है और शनि अस्त होकर सूर्य के साथ बैठा है, तो वो मैरिड लाइफ पे कैसे प्रभाव देगा? शनि 7वें घर में केवल 11 नंबर राशि में ठीक है, इसके अलावा कहीं ठीक नहीं है। शनि अगर 7वें घर में बैठा है और 11 नंबर राशि है, तो उसके प्रभाव थोड़े कम खराब होंगे। बाकी किसी भी राशि में बैठे सब में खराब करेगा, चाहे 10th राशि में बैठे, कोई मकर राशि में बैठा तो भी खराब करेगा। और भैया अगर वो अस्त है और सूर्य के साथ बैठा है तब? अस्त है तो नेचुरली इतना खराब नहीं करेगा, सूर्य के साथ बैठा तो अब सूर्य रोल प्ले करेगा, सूर्य उस लाइफ को बर्बाद करेगा। ओके, ठीक है भैया जी। सूर्य और मंगल भी यही होगा, दोनों ही मैलिफिक प्लेनेट हो जाती है ना। किसी की कुंडली में मैंने देखा था सन एंड मार्स इकट्ठे हैं 7th हाउस में। वो तो और भी खराब करेला भी, वो तो और हाँ, और इवन की राशि भी सन की है। बस तो हो गया काम। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, केवल अभी आप मुझे से बात कर रहे हो, इसी आधार पर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ बहुत जी, सारी हाँ, चीजें देखनी है अपने को। दोनों सेपरेट तो रह ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रहेंगे मैम। मैं कह रहा कि जितने एस्पेक्ट बढ़ते जाएंगे 7th हाउस, 7th लॉर्ड, 7th सिग्निफिकेटर पर, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। हाँ जी, दोनों सेपरेट रह रहे हैं, दोनों की। सतीश जी, आपने ये बताया था कि सूर्य और शुक्र अगर साथ बैठते हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए खराब है, मतलब तो अगर किसी की कुंडली में एक सेकंड, यहाँ पे मैरिड लाइफ के
नहीं, मतलब संतान उत्पत्ति वाला आपने कॉन्सेप्ट हाँ, उस पक्ष में बात। तो इम्यूनिटी के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए या वाइफ की तबीयत के लिए, ये बात बताई आपने। अगर ऐसा हम किसी की कुंडली में देखते हैं तो उपाय किसके किए जाएं, अगर है तो क्या किया जाए? एक तो सूर्य की चीजें अपने ऊपर धारण नहीं करनी, ओके, मतलब सूर्य को और नहीं बढ़ाना। सूर्य की चीजें कम खानी है या मत खाओ, जैसे गुड़ है, गुड़ ऐसे लोगों को हम मना करते हैं, गुड़ वुड़ का मत खा भाई, सूर्य की चीजें मत खा। अच्छा ठीक है। एक तो सूर्य को कंट्रोल करेंगे। और दूसरा अगर अगर फीमेल, कुंड लगन हो तो भी? तो हाँ बिल्कुल। अब दूसरा फिर फीमेल को बोलेंगे कि जी आप अपने शरीर पे सोना धारण रखें, ओके, सोना जरूर पहन के रखें। चाहे ये तो मेल सोना तो हो गया, चाहे जुपिटर का क्या सोना सर पे होना चाहिए या गले में? देखो सोना सर पे तब होता है अगर किसी का जैसे जुपिटर 7th हाउस में हो, जुपिटर, हाँ जी। मैंने किसी और की नहीं बात की, जुपिटर अगर 7th हाउस में हो फीमेल की, तो हम ऐसे कहते हैं कि सोने को सर पे भी धारण कर लो, यानी कि उसके सामने जो लगन है, लगन पे पहुंचा दो। ओके। खासकर क्लचर वगैरह वो गोल्डन कलर का पहन लो। तो गले में धारण कराना चाहिए जिनके? गले में धारण करवाओ, क्यों नहीं करवाओ, बिल्कुल पहनाओ। अगर ये कॉम्बिनेशन मेल की में हो तो ये उपाय आपने बताए हैं, या फीमेल की में हो तब भी यही उपाय हैं? दोनों में सेम उपाय काम करेंगे। तो और आप दिन में सूर्य के लिए एक सेकंड सोना में, कह रहे हो, इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। दिन में ऐसे लोगों को मीटिंग नहीं करनी चाहिए। दिन में मीटिंग नहीं करनी ना? ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दिन में सूर्य बली होता है, सीधा सा कॉम्बिनेशन है, सूर्य को बली करने वाली कोई भी चीज नहीं करनी है। भैया जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस। अभी हमने जो उपाय सुने कि जुपिटर इन 7th हाउस, तो अगर जैसे किसी की लग्न कुंडली में जुपिटर 6th हाउस में है लेकिन चलित कुंडली में वो 7th हाउस में पहुंच गया है, तो क्या तब भी यही रेमेडीज होंगी जुपिटर? यस, देखो 70% जो रिजल्ट है उसके वो देगा 7th हाउस के, और 30-40% देगा 6th हाउस के। जी। और उसके सिम्टम जरूर देख लिया करो। जैसे 6th हाउस का जुपिटर होता है वो फीमेल के लिए, आपने फीमेल की कुंडली बोली ना? हाँ जी, फीमेल की कुंडली। 2-3 प्रभाव बताता हूँ। एक प्रभाव दिखाता हूँ, बताता हूँ, वो नखचड़े हो जाते हैं। अगर नखचड़े नहीं होंगे तो साइनस की प्रॉब्लम होगी, अगर ये नहीं होगी तो उनका यूट्रस की प्रॉब्लम होगी। ओके ओके, हाँ देख लेंगे, उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। ठीक है। और भैया तो फिर जैसे आपने जुपिटर अभी, के ही रेमेडीज होंगी? हाँ जुपिटर की रेमेडी होगी। भैया जैसे अच्छा, अभी आपने सन के लिए गोल्ड बताया है कि गोल्ड धारण करें, तो सन की जो धातु है वो कोई गोल्ड है? सन को तो हमने डाउन रखना है मैम, सन तो कॉपर है। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ, सन की तो कॉपर है। सन को तो शांत रखना, शांत शांत शांत। भैया मेरा क्वेश्चन नहीं तो सोना धारण करने से शांत हो जाएगा? जी अच्छा, तो सोना तो जुपिटर का है ना वैसे? हाँ जी, जुपिटर को धारण करवा देते हैं फीमेल की बॉडी पर। फीमेल की उसमें। जी। हाँ जी, ऋषिका कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि जुपिटर इन 7th हाउस, तो उन मेल को अपने पहने हुए कपड़े किसी को दान नहीं देने चाहिए, तो नहीं देने चाहिए। सेम रेमेडी फीमेल के लिए भी होगी? नहीं, केवल मेल के लिए। ओके ठीक है भैया जी। 7th हाउस में फीमेल के अगर जुपिटर है तो वो पूजा पाठ कर सकती है, मेल को मना किया जाता है। और जहां मैंने पढ़ा था वहां तो बड़ा खराब लिखा हुआ था, वहां तो ये लिखा हुआ था अगर 7th हाउस में मेल के जुपिटर हो तो उसकी घर में औकात कुत्ते जितनी हो जाती है। अगर वो पूजा पाठ करता है तो ठीक है, लिखने वाले ने लिखा, वो शब्द हम यहाँ नहीं वो किसी को बोल सकते ना। मीनिंग ये कि पूजा पाठ करने से उसमें वैराग्य आएगा और वो मैरिड लाइफ खराब होगी। जाहिर सी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, यही पर्पस है ना इसका। तो
हाँ भाई देखो, मैरिड लाइफ के लिए वैराग्य कामयाब नहीं है ना। हाँ जी। जी भैया जी, जी। अ, जैसे कुछ कुंडलियां जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, उनमें दूसरे घर का शनि और चौथे घर का मतलब मंगल इंडिविजुअली भी किसी कुंडली में हो तो वो खराब प्रभाव देते हैं। ऐसा क्यों भैया? मतलब मैंने नोटिस किया है। चलो, अच्छी बात आपने नोटिस किया, तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये देखो, मार्स, आपने मार्स बोला ना 4th हाउस में। हाँ जी भैया। मार्स यहां से बैठ के चौथी दृष्टि यहां डालता है। जी। और मैंने कहा था कि मार्स की दृष्टि और सैटर्न की दृष्टि खराब है। खराब। 7वीं दृष्टि मार्स की है 10th हाउस में, हाँ जी। और 8वीं दृष्टि है 11वें घर पे। तो ये सारी चीजें उसकी खराब है। लेकिन हम यहाँ केवल इसकी बात कर रहे हैं। जी। एक 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 चीज तो होगी ना कि मार्स यहाँ बैठ के चौथी दृष्टि को 7वें घर को देखता है, 7th हाउस को खराब कर रहा है। जी। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न यहाँ बैठ के 3rd दृष्टि चौथे घर पे 8 11 और 10, यही है ना। हाँ जी भैया। अगर गलती से यहाँ पे 7th लॉर्ड आ जाए, क्योंकि हमारे साथ पिछला डिस्कस किया था हमने, हाँ जी। यहाँ कोई न कोई या तो सिग्निफिकेटर या तो सिग्निफिकेटर इन घरों में बैठेगा, या 7th लॉर्ड, या कोई लगन वगैरह, तो गड़बड़ कर देगा। ओके। और भैया जी, जैसे सैटर्न का दूसरे घर में बैठने का तो खुद का सुनो प्रभाव। एक चीज, चलो जी। मैं याद आ गई मेरे को, एक बता देता हूँ। अगर किसी का शनि दूसरे घर में हो और आपके पास कुंडली आ जाए लड़की वालों की, लड़की वाले कहें कि जी ये लड़का है और इसका 7th हाउस, सॉरी इसकी कुंडली मिला दो, तो तुम्हें देखना शनि जिसका 2nd हाउस में हो, ऐसे इंसान को दामाद नहीं बनाना चाहिए। ऐसे इंसान को दामाद नहीं बनाना चाहिए। ये सूत्र है। रीजन, अगर शनि 7th घर में हो, सेकंड हाउस में, और 2nd हाउस में शनि हो और छठा घर खाली हो, छठे घर में कोई ग्रह तब बना लो। अच्छा। अगर छठे घर में कोई ग्रह नहीं हो तो नहीं बनाओ। अब इसका क्या लॉजिक है अपने को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जैसे शनि 2nd हाउस में है और हम 8th हाउस को ससुराल पक्ष मानते हैं, तो उसकी दृष्टि ससुराल पक्ष पे आ रही है। बिल्कुल। तो बता दो उसके इम्पैक्ट क्या है, कि जब भी सैटर्न 2nd हाउस में होता है तो बताते हैं ससुराल से लोहा नहीं लेना चाहिए, और गाड़ी कोई ले मना नहीं करेगा लेने से। अगर लोहा देते हैं या गाड़ी देते हैं तो किसके लिए भारी रहेगा, दामाद के लिए या ससुराल वालों के लिए? ससुराल वालों के। ओके। भाई दामाद नहीं बनाना चाहिए, तो इसका मतलब ससुराल पे भारी है, तभी तो मना करते हैं। अच्छा, और जो कैश ले लेते हैं, जैसे आजकल तो बोल देते हैं भाई गाड़ी है हमारे पास, कैश दे, तब भी काउंट होगा? 2nd हाउस वाले को अगर छठा घर खाली है तो ससुराल वो दामाद नहीं बनाना ही नहीं है। 2nd हाउस में चाहे शनि उच्च का हो, उच्च का भी तो होता है। अगर 8th लॉर्ड होगा तो, 12th लॉर्ड हुआ तो, देखो सिचुएशन तो ये बनेगी शनि उच्च का, यहाँ पे 7 नंबर राशि होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, 7 नंबर राशि होगी तब यहाँ पे शनि उच्च का होगा। तो लगन कौन सा होगा यहाँ? 6 नंबर, 6 नंबर, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पे शनि किसका स्वामी होगा? 5th हाउस का
5th हाउस और 6th हाउस। 5th और 4th हाउस का। आपने ना भैया जी एक बार 11th हाउस का भी तो- कुछ मुझे याद आ रहा है कि तो 11th हाउस गड़बड़ में अगर करेगा। शनि है। देखो मैम 11th हाउस में शनि है, नहीं आप भैया- बताओ सतला मैम, पहले आपकी बात क्लियर करेंगे। हाँ जी, तो भी गड़बड़ करेगा अगर उच्च का 2nd हाउस में है। तो भी करेगा भैया जी एक चीज मेरे प्रश्न अभी पेंडिंग रह गया था जी। कि गड़बड़ दूसरे- मतलब किस टाइप की? शादीशुदा उसको जिंदगी के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता, खासकर ससुराल पक्ष के लिए। भैया जी चौथे घर में मंगल खुद बैठकर वहां उस घर के लिए क्या प्रभाव देगा और शनि दूसरे घर में बैठ के उस घर के लिए क्या प्रभाव देगा? देखो दृष्टि तो हमने समझ ली भैया। मांगलिक पता है सबको, हाँ जी। जी, मंगल जब भी 12, 1, 4, 7 और 8 घर में आता है तो ये मांगलिक दोष बनता है। जी ये क्लियर है सबको? हाँ हाँ जी जी। ठीक है। अब बात अमित जी ने ये पूछी है कि मंगल अगर चौथे घर में, चौथे घर में बैठा हो तो क्या प्रभाव होंगे? हाँ उस घर के लिए, हाँ चौथा घर मदर का होता है, हाँ जी प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी जी खासकर घर, जी वाहन का होता है। हाँ चौथे घर में मंगल अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इन चीजों के लिए खराब कर देता है। और यहाँ पे बैठ के मंगल की दृष्टि मैंने बताई थी, यहाँ पर काम धंधे पर और कामना पूर्ति पर, इच्छा पूर्ति के घर पर। ओके। और भैया जैसे मंगल को किसी न किसी तरह से घर से रिलेट भी करते हैं लेकिन वो चौथे घर में बैठ के फिर भी खराब रहता मंगल है घर से रिलेट नहीं होता, मंगल होता खाली पड़ी हुई प्लॉट, जमीन से, प्लॉट से। जमीन। ओके। और भैया एक चीज अभी जो पीछे आप डिस्कशन हुआ था सेकंड घर के शनि का, तो उसका दृष्टि आ गया ससुराल के उस पर। तो हमने जो अभी कुंडली डिस्कस किया था ना उसमें भी ये था कि हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन ससुराल वालों ने गन पॉइंट पे डाइवोर्स करवाया, मतलब इस तरह से हुआ था। तो मतलब हस्बैंड से ज्यादा ससुराल पक्ष से ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है अगर दूसरे घर में शनि होगा तो। रीजन बनेगा, ये रीजन हम आगे चल के बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज केवल हमने ये देखा कि शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम किन किन कॉम्बिनेशन से आती है। अब वो अभी क्या आप क्या बता प्रॉब्लम रहे है? थे कि शनि अगर लड़की की कुंडली में है तो लड़के के लिए बोला है ना कि अगर 2nd हाउस में लड़के का शनि है तो दामाद मत बनाओ, और अगर लड़की की उसमें है तो भी मैम खराब करता है, शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा साइन नहीं है ये। अब इस हिसाब से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो मंगल और शनि की दृष्टि जिन भी हाउसेस पे पड़ेंगी और उनको तो उन्होंने खराब ही करना है। मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी भी मेलिफिक, नेचुरली मेलिफिक प्लेनेट है हाँ जी, वो जहां बैठेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे वो खराब करेंगे। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन ये है कि उनके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो, एक चीज। दूसरा, वे शुभ ग्रहों के स्वामी ना हो, बस ये कंडीशन है। अगर वो हाँ शुभ जी, ग्रह के स्वामी हो गए तो अपना खराब कम करेंगे, अगर उन पे शुभ दृष्टि होगी तो भी कम खराब करेंगे। इस सिंपल सा फंडा है। हाँ जी। इस हिसाब से तो हर किसी की कुंडली में शनि और मंगल कहीं ना कहीं बैठेंगे भी और 3 हाउसेस को खराब भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इस हिसाब से मान लो शनि 3 करता है और मंगल भी 3 करता है याद तो रखो 6 हाउसेस तो जिसकी आंख खराब ही बंद हो गए। करके देखो, और भी बहुत सारे रीजन है लेकिन 80-90% कुंडलीज में आप देखोगे आंख बंद करके ये 4-5 प्लेनेट ही घूम घाम के जिम्मेवार। भाई जी एक बार ये शनि और मंगल का डिस्कशन हो जाए ना, बाकियों के प्रश्न हो जाए तो एक कोई नहीं, क्वेश्चन और धीरे धीरे सब पूछूंगा। चलेगा, धीरे धीरे सब होगा और कई कई बार होगा तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। किसी को प्रश्न है नहीं तो मैं एक और पूछ लूं।
11वां शनि रह गया था बीच में। लो जी 11वां शनि करते हैं ना, 11वां शनि। यहां से बैठ के शनि महाराज मेल की कुंडली लगन में अगर मेल फीमेल कोई भी हो अच्छा लगन पे दृष्टि डालते हैं, ये भी मैरिड के लिए, मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारी कुंडलियों में देखा हमने। यहां से ये प्रेम भाव पर दृष्टि डालता है और यहां से बैठ के वो स्पाउस की जॉइंट फैमिली पर भी दृष्टि डालता है। समझे? हाँ जी 4 हाँ, 8 दृष्टियां। चौथी तभी तीर दृष्टि कमान सा बन गया भैया। लगन पर, 5वीं फिफ्थ दृष्टि, हाउस, सॉरी 7वीं दृष्टि 5th हाउस, 5th हाउस पर, और 10th जो एस्पेक्टिंग है, 10th जो 10वीं दृष्टि है वो 8th हाउस हाउस। के जॉइंट फैमिली। पता चला क्यों खराब होता है? जी समझ में आ गया। एक है। एक प्रश्न पूछो। अगर 7th हाउस पे तो दृष्टि नहीं है शनि की, तो उसके हस्बैंड के साथ तो सही रहेगा। मैम देखो, कई सारे फैक्टर बनेंगे, कई सारे फैक्टर। जब दोनों के बीच की बॉन्डिंग, अट्रैक्शन वो खराब होने लगेगा तो क्या होगा? और इसको मंगल की हेल्प और मिल जाए, बाई चांस मंगल की हेल्प और मिल गई तो भैया देखो। फॉर एग्जांपल मंगल 8वें में बैठ जाए इसी सिचुएशन में, अरे शनि भाई वहां पर और मार्स यहाँ मंगल बिठा दो ना। 8वें। अच्छा अब देखो क्या हो गया बेचारे का। सातवीं, चौथी दृष्टि ये है मंगल की, 4 गया 7वीं 7 दृष्टि ये गया। है, और 8वीं दृष्टि मंगल की ये है। 8वां घर, ये देखो 2 दृष्टियां। 7वां घर, और ये सुख चैन का घर। और भैया इसी केस में शनि 11वें में है और मंगल 8वें में हो गया तो मंगल 8वें में हो गया, ये चेक करके देख लो। यहां से चौथी दृष्टि कहाँ डालेगा मंगल? शनि पे, शनि पे। जॉइंट फैमिली पर और हिम्मत हौसले पर। और बाई चांस इसी के बीच में बेचारे रगड़े में आ गया 7th लॉर्ड या लग्नेश, फिर पंगा है ना। हाँ ये और भैया एक्सपीरियंस अगर मान करोगे लो, धीरे धीरे ना, ये चीजें देखोगे। भैया जी एक मिनट एक चीज पूछूं। आपने भी जो बोला कि अगर 7th लॉर्ड रगड़े में आ गया, मान लो कि 7th लॉर्ड बुध है और वो मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठ जाता है, तब बुध तो अष्टम में बैठना, और ये फीमेल की कुंडली हो तो वैसे ही खराब होता है। मेल की अगर हो तो, मेल की हो तो भी खराब होता है, लेकिन फीमेल के लिए तो शादीशुदा जिंदगी के लिए इसको तो हम वैधव्य योग भी बोल देते हैं कि विधवा योग है ये। तो भैया जी अगर 7th लॉर्ड बुध को हम 8 वहीं बिठा देते हैं मंगल के साथ, तो क्या प्रभाव आ गया अब इसी में? अरे 8वें घर का बुध खराब होता है, अच्छा ठीक, लेकिन फीमेल के लिए, मेल के लिए भी खराब होता है, वो इतना नहीं होता। ठीक है। 8वां घर तो ये मान लो यार ऐसा है कि 8वें घर से किसी भी ग्रह का संबंध हो जाए, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के, तो आंख बंद करके उसको खराब भी मानो, क्योंकि 8वां घर ही अपने आप में इतना खराब है। अष्टमेश का दोष, ये एक अलग से दोष होता है कि भाई अष्टमेश का दोष लग गया उसको। और ये हमें D1 में देखना होता है या D9 में भी एप्लीकेबल? D1 में भी D9 में भी अष्टम भाव दोनों के खराब हैं। ऐसे में ही केसेस में ना, एक मैंने देखा है कि शुक्र अगर 5वें घर में बैठा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब मैंने देखा रिजल्ट देता हुआ। शुक्र 5वें घर खासकर वाले अगर, को कभी भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। वही कह रहा था, अगर लव मैरिज है तो उसमें तो बहुत खराब देखा मैंने। उसमें बहुत खराब होता है। आज की क्लास
वाइंड अप करते हैं। सभी को नमस्कार।